वेलकम स्टूडेंट्स। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं वेरीफाई करवाऊंगा रैंक एंड नलिटी थ्योरम। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर 3 तरीकों के क्वेश्चन करोगे, सिर्फ और सिर्फ मैं इसके अंदर एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। ये पार्ट नंबर 4 में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिस एंड डायमेंशंस निकालनी है रेंज स्पेस की, नल स्पेस की, और इनको फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पार्ट नंबर 3 में रैंक नलिटी थ्योरम करवाई है, उस अकॉर्डिंगली इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे अभी आपको समझ आएगा। एक दो एग्जाम्पल देख लोगे तो सारा का सारा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आएगा बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। रेंज स्पेस को हम RTB लिखते हैं। इसका वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं कि आपने एग्जांपल्स में अप्लाई कैसे करना है। रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? TV मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किसी न किसी के ऊपर लगती है, तो एक बेसिस मुझे लेट करनी पड़ेगी। उस बेसिस को जब भी लेट करते हैं यूजुअल बेसिस लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। यूजुअल बेसिस कहना यूजुअल बेसिस बोल दो, स्टैंडर्ड बेसिस बोलना स्टैंडर्ड बेसिस बोल दो। इसका नाम बी लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अगर ये R स्क्वायर होएगा तो B की वैल्यू होएगी E1 E2। अगर ये R क्यूब होएगा क्वेश्चन में तो B की वैल्यू हम E1 E2 E3 3 लेके चलेंगे। इस E1 का मतलब क्या होएगा 1 0, इस C2 का मतलब क्या होएगा 0 1, इसके अंदर क्या होएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यूजुअल बेसिस लेके चलनी है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलनी है। जितनी हमें मैपिंग फंक्शन दे रखा होगा उतना लेके चलना है। बेसिकली 2 3 का ही आता है, 4 का शायद रेयर केस हो। पहले स्टेप में यूजुअल बेसिस लेट कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगले स्टेप में रेंज की डेफिनेशन लगा देनी है, डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस लगानी है। मतलब इन्हीं के ऊपर T लगा देना है। अगर मैं 3 का लेके चल रहा हूं तो TE1 TE2 TE3 आपने इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देनी है और इसका नाम B1 दे देना है। मैंने एक नई बेसिस डिफाइन कर ली, TE1 TE2 डैश 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 का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी लेके चलूंगा, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। विच जनरेट्स रेंज ऑफ T। अंडरस्टूड है कि विच जनरेट्स का मतलब है डेफिनेशन किसकी लगा रहा है, वो रेंज स्पेस की लगा रहा है। रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो बेसिस के एलिमेंट के साथ। मैंने बेसिस के एलिमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, उसको एक नया नाम दे दिया B1। ये विच जनरेट्स रेंज ऑफ T। अब बेसिस के लिए 2 कंडीशंस का होना जरूरी था, एक तो जनरेट्स करे और जनरेट्स क्या लो स्पैन क्या लो। डेफिनेशन में एडवांस रूप आ जाता है, जनरेट्स करे या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो जनरेट तो कर दिया, अब आपको प्रूव करना है कि ये B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 2 स्टेप्स है। ये डेफिनेशन ऑफ बेसिस है। बेसिस की डेफिनेशन में क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, बेसिस करना है और डायमेंशन करना है। बेसिस डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे? पहले बेसिस तो बनाओ। बेसिस बनाने के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है, विच जनरेट्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने जनरेट तो कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, डेफिनेशन लगा दी रेंज स्पेस की। लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं आपको बहुत सारे मेथड से सिखाया हुआ है। B1 को ही एक नया नाम दिया था, B को B1 नाम दिया था। B1 को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के मैंने बहुत सारे मेथड सिखाए हैं। आपके दिमाग में जो भी मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, वो W मेथड मैंने करवाया था, या α1 V1 α2 V2 करके मैंने स्केलर्स निकालने सिखाए थे। जो मेथड आपको इजी लगता है उससे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते हो। मैं ऐसे करूंगा कि 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो अलग अलग मेथड्स करवा दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। स्टेप आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करना। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये आपकी बेसिस डिफाइन होगी। 2 में जनरेट कर दिया, 3 में लीनियर इंडिपेंडेंट कर दिया। बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बेसिस बन गई। उसने यही कहा है ना, बेसिस निकालो। रेंज स्पेस की डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, तो वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1। B1 को ही प्रूव किया ना बेसिस है। बेसिस हमने क्या प्रूव किया है? B1 को ही किया है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 इज कॉल्ड रैंक। तो डायमेंशन इजीली आ गई।
कोई प्रूफ नहीं है। रैंक लिखना है, रैंक लिख लो। डायमेंशन ऑफ आरटी लिखना है, डायमेंशन ऑफ आरटी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे होना, ये वर्किंग रूल पता होना चाहिए, अपने आप अप्लाई हो जाएगा सारा का सारा। जैसे आप रेंज स्पेस फाइंड आउट कर रहे हो वैसे ही नल स्पेस फाइंड आउट करनी है। आप वीडियो पॉज करके ये राइट डाउन कर सकते हो। तो जैसे आप वो कर रहे हो वैसे ही इसके अंदर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ किसकी निकालनी है, बेसिस एंड डायमेंशन निकालनी है नल स्पेस की। एंटी मतलब नल स्पेस। नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जीरो के इक्वल हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो के इक्वल कर दो और उससे इक्वेशंस आएगी, काफी सारी इक्वेशंस बन जाएगी, 2 बने 3 बने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो के इक्वल कर दो, इक्वेशंस बन गई आपके पास। उसके बाद बेसिस निकालनी है। नल स्पेस तो जीरो के इक्वल ही होता है, टीवी इक्वल टू जीरो ही होता है। डेफिनेशन ऑफ, यहां लिख लो डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। ये नल स्पेस की डेफिनेशन लगा दी। रेंज में रेंज की डेफिनेशन लगाई थी, नल स्पेस में नल स्पेस की डेफिनेशन लगा दी। सेकंड स्टेप सॉल्यूशन स्पेस बनाना मैंने सिखाया है। इसकी बेसिस निकालने, एंटी की निकालनी है। बेसिस निकालने से अच्छा है कि आप इसका सॉल्यूशन स्पेस निकाल लो। सॉल्यूशन स्पेस निकालना मैंने सिखाया हुआ है, मैं दोबारा सिखाऊंगा। ये 2 स्टेप कर दो, बेसिस फाइंड आउट हो जाएगी। अब बेसिस फाइंड आउट होगी, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका, अगर हमें डायमेंशन पता करनी हो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ एंटी इज कॉल्ड नलिटी। नलिटी लिखना है, नलिटी लिख दो। डायमेंशन ऑफ एंटी लिखना है, डायमेंशन ऑफ एंटी लिख दो, एक ही बात है इसकी। स्टूडेंट्स ये मैंने सारा कुछ लिखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ एंटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एंटी या नलिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये सिर्फ ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं रेंज स्पेस के क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर मैं नलिटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप इतना राइट डाउन करो, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अगर एक क्वेश्चन भी समझ आ गया, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं, आप बहुत तेज स्पीड करके भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है रेंज स्पेस निकालो। पहले मैं रेंज स्पेस फाइंड आउट करता हूं। रेंज स्पेस का मैंने आपको वर्किंग रूल लिखवाया है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, बेसिस लेके चलनी पड़ती है। बेसिस कौन सी लेके चलनी पड़ेगी, यूजुअल बेसिस लेके चलनी पड़ेगी। तो कौन सी है, यहां आर स्क्वायर है। लेट बी इक्वल टू आर स्क्वायर में क्या है, 2 की 1 0 0 1 बी द बेसिस, बी द बेसिस। सबसे पहले हमने बेसिस ले ली। बेसिस लेने के बाद अगला स्टेप क्या बोलता है, ये जनरेट करना चाहिए। जनरेट, इसका नाम E1 देना, E1 दे दो, E2 देना, E2 दे दो, नहीं देना ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजुअल बेसिस है। आप आराम से भी इसको 1 0 0 1 भी लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, तो ये जो बेसिस आई है किसकी आई है, आर स्क्वायर की बेसिस आई है। हमारे पास बेसिस किसकी आई है, आर स्क्वायर की। हमें बेसिस किसकी चाहिए, रेंज स्पेस की। रेंज स्पेस की बेसिस आएगी तभी तो डायमेंशन एक लाइन में फाइंड होएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो इसकी बेसिस कैसे प्रूव होएगी, एक तो ये जनरेट करना चाहिए और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये बेसिस किसकी है, आर स्क्वायर की। नाउ B1 बेसिस, रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, TE1 TE2 जनरेट्स जनरेट्स रेंज ऑफ T। ये TE1 ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन लगाई है रेंज स्पेस की, जो मैंने आपको उसके अंदर सिखाई है। अगर ये इसको जनरेट करेगा TE1 TE2 को, तो TE1 क्या आएगा आपके पास, T ऑफ 1 0। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, पहले दोनों को प्लस का रखें, फिर दोनों को माइनस का रखें, फिर बाद वाला एलिमेंट। पहले दोनों को प्लस का रखें, फिर दोनों को माइनस का रखें, फिर बाद वाला एलिमेंट। क्या आ गया, 1 1 0। TE2 क्या आएगा आपके पास,
टी ऑफ 0 1, पहले दोनों को प्लस का रखे हैं, फिर दोनों को माइनस का रखे हैं, फिर बाद वाला एलिमेंट, बड़े आराम से हो गया। देयरफॉर B1 क्या आ गया आपके पास 1 1 0, 1 माइनस 1 1 जनरेट्स रेंज ऑफ टी। तो जनरेट्स हो गया। अगला स्टेप क्या बोलते हैं? अगला स्टेप बोलता है कि इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करो। नाउ टू प्रूव B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखाए हैं। ये तो आप स्पैन कर दिया, जनरेट कर दिया, स्पैन कर दिया, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दोगे तो बेसिस प्रूव हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के B1 को, पर आसान तरीका वही मैंने आपको करवाया था, एक मेथड W मेथड 1 0 0 1 1 0 और दूसरा क्या है 1 माइनस 1 1। क्या करेंगे R2 माइनस R1, इसमें से माइनस करो। अगर किसी ने कोई और मेथड लगाना चाहे वो कोई और मेथड लगा सकता है, पर मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सिखाऊंगा। तो ये -2, ये क्या आएगा 1। अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ 1 होना चाहिए। तो अब ये सोल्व ही नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से 0 नहीं बन रहा, क्योंकि तुमने वेक्टर स्पेस के अंदर एक रिजल्ट किया है। वो रिजल्ट किया तुमने वेक्टर स्पेस के अंदर। मैं यहाँ एक रिजल्ट लिख देता हूँ, एक यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ। तो रिजल्ट किया आपने, नॉन जीरो रोज ऑफ एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये नॉन जीरो रोज है, देयरफॉर B1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो रेंज स्पेस कौन सी आ गई, रेंज स्पेस ऑफ टी। दोनों चीजें प्रूव होगी। कौन कौन से एलिमेंट थी 1 1 0 1 माइनस 1 1। इससे ना स्टूडेंट्स ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कई बारी अगले क्वेश्चंस में करवाऊंगा ये एलिमेंट्स लिख दूंगा, पर वो नॉन जीरो इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, मैंने ये भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। तो इसका रैंक क्या आ गया, रैंक ऑफ टी। कितनी नॉन जीरो रोज आ गई 2। बड़े आराम से फाइंड आउट हो गया, मैंने सिर्फ वर्किंग रूल किया। सेकंड पार्ट में कहता है नल स्पेस फाइंड करो। नल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई V एलिमेंट लो जो एंटी को बिलोंग करता है। अगर ये एंटी को बिलोंग करता है, डेफिनेशन क्या बोलती है, TV इक्वल टू 0। मैंने यही वर्किंग रूल सिखाया आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी, बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी। अगर ये TV इक्वल टू 0 है तो ये एलिमेंट T x कोमा वाई दिस है, तो V को मान लेते हैं, यहाँ लिख लो V इज इक्वल टू x कोमा वाई बिलोंग्स टू एंटी। अब ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो। अगर ये 0 के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या Tx कोमा वाई इक्वल टू 0। क्या आ गया, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, पहले प्लस है फिर माइनस है और फिर y है 0। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी की सारी हमने इक्वेट करनी है वैल्यूज। तो आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कि कोई खास प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो ये क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई 0, एक्स माइनस वाई 0 और y 0। y को 0 करो तो x भी 0 आ गया, देयरफॉर x कोमा वाई क्या आ गया 0 कोमा 0। x की वैल्यू भी 0 आई है, y की भी 0 आई है, v क्या आ गया 0। तो देयरफॉर v किसको बिलोंग कर रहा है, एंटी को, और v ही क्या आपके पास आ गया 0 आ गया। अगर v ही आपके पास 0 आ गया, देयरफॉर नल स्पेस ऑफ t, नल स्पेस ऑफ t आपके पास क्या आ गया 0, क्योंकि मैंने एक ही एलिमेंट लिया था। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन स्पेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट ही x 0 और y 0 आ गया, y की वैल्यू यहाँ 0 पुटिंग की डायरेक्ट आ गया। अगर सॉल्यूशन स्पेस बनाना पड़ता फिर वो अलग तरीके से होता, वो अगली एग्जाम्पल्स में समझ आएगा। तो रैंक ऑफ या डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एंटी क्या आ गई 0, क्योंकि 0 एलिमेंट है। सी पार्ट में कहता है वेरीफाई करो। नाउ थ्योरम क्या बोलती है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। इसकी डायमेंशन क्या आई है 2, इसकी डायमेंशन क्या आई है 0, इसकी क्या है 2, 2 इक्वल टू 2। आपको दे रखे है आर स्क्वायर। तो थ्योरम तो यही बोलती है ना, हैंस वेरीफाइड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्टूडेंट्स, बड़े आराम से क्वेश्चन होएंगे। सारे क्वेश्चन को इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, बस इसमें एक्स वाई डायरेक्ट आ गया,
अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्पेस बनाना पड़ेगा, तभी आप ये सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने तो मैंने इसमें सिर्फ कहानी सिखाई और एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इसके बेस पे सारी एग्जाम्पल्स मैं पार्ट नंबर 5 में सिखाऊंगा, तो इस पार्ट में सफिशिएंट है। अगले पार्ट पे मिलती है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।